तो जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मेरा नाम आया 12वें नंबर पे। ओहो। उसमें हमारा एक लाहौर का ऑफिशियल था, वो इन्वॉल्व था इसके अंदर। उसने मुझे 12 प्लेस कराया क्योंकि एक दिन पहले दो ऑफिशियल्स की लड़ाई हुई थी, एक कराची और एक लाहौर के ऑफिशियल की। स्टेरॉइड जो लोग यूज करते हैं, और इसमें क्या चीज होती है, स्टेरॉइड से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसानात हैं? तो स्टीरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं तो स्टीरॉइड्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टीरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन, ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो बनना बंद हो जाता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जितने सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं वो मैं उनका आज पर्दाफाश कर देता हूँ। पूरी दुनिया में उनको नहीं माना जाएगा। दिखाई भी है लोगों के हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनको बोला जाएगा जब वो दुबई भी जाएंगे ना कि आप ये कोर्स करें फिर आए। यूएई में जो भी लड़के कहते हैं कि हम यूएई रैप्स का कोर्स कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है मार्केट में, ये सब स्कैम है। ऑफिशियली जितनी भी गवर्नमेंट की फीसेस होंगी रमीज भाई की EB1A के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए आसान लफ्जों में, तो इंशाल्लाह हम उनके लिए अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज का जो शो है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, क्योंकि ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक ऐसे इंटरनेशनल पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में बताते हुए या उनके साथ बैठे हुए बड़ा एक फख्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड सा लगता है कि हम हमारे पाकिस्तान में इतने जुनूनी, इतने डेडिकेटेड, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। क्योंकि ये जो उन्होंने अचीव किया है ज़िंदगी में, ये विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट डेडिकेशन, विदाउट इंथुजियाज्म पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारे साथ इंटरनेशनली जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनली, पूरे हम डिटेल में पूछेंगे कहाँ कहाँ सर ने कैसे कैसे अवार्ड जीते, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रमीज इब्राहिम खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, अप्रिशिएट इट। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, आई एम फीलिंग सो ऑनर तो आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है माशाल्लाह दुनिया भर में जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ये तो हमें पता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन कितना जो स्ट्रगल आपका रहा है जिंदगी का, थोड़ा बहुत अगर आपको बता सकें, ब्रीफ करें थोड़ा सा। मैं इस फील्ड में 18 साल से हूँ। 18 साल से, वाह। और 18वां साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पे मेरे पास 26 टाइटल एंड चैंपियनशिप है। 26 टाइटल्स, वाह। और फिर 2015 से जो है वो मैं अब तक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। वाह 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 वाह। अपनी पॉकेट से सब कुछ अपना। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2015 से रमीज भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉकेट से। क्यों हमारे मुल्क में रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ स्पोर्ट्स को? एक्चुअली है ये कि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की जो है ना वो बहुत सारी फेडरेशंस बन गई हैं। 2012 के बाद पूरी दुनिया में फेडरेशंस बहुत सारी हो गई थी। बॉडी बिल्डिंग पहले एक हुआ करती थी, फिर उसके बाद वो बहुत सारी हो गई। अच्छा। तो जब फेडरेशंस बहुत सारी हो गई तो फिर जो है ना पूरी दुनिया ने तो रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया था कि तमाम फेडरेशंस को वो ओन करती थी। हमारे यहाँ तो फिर भी कम है फेडरेशंस, इंडिया में उससे ज़्यादा हैं, यूएस में उससे ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये किस फेडरेशन से जीता है, वो ये देखते हैं कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल लाया है, तो वो फौरन रिकग्नाइज करते हैं। हमारे यहाँ जो है ना ये एक इनको बहाना मिल गया है कि ये ना फलाने आप लोगों के साथ फेडरेशन ज्यादा है इसलिए हम आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये बस एक बहाना है और कुछ भी नहीं है। हालांकि आपने पाकिस्तान लेवल पे मुल्क का नाम रोशन किया। आप बताए थे आपने जब 2015 के बाद जो डोमेस्टिकली आपका सफर था वो इख्तिताम हुआ और इंटरनेशनल सफर शुरू हुआ 2015 के बाद। तो 2015 के बाद आपने बताया कि आप कोई कंपटीशन में आपने कॉम्पीट किया जी। 2015 में मैं थाईलैंड गया, वहाँ मैंने कंपटीशन खेला तो मेरी 9th प्लेस आई। वाह। तो इंटरनेशनली बात हाँ, पहली दफा था। नाम क्या था उसका? वर्ल्ड चैंपियनशिप उसका नाम था। तो उसमें मैं 9th प्लेस पे आया। तो मैंने बोला यार अच्छा है, कोई बात नहीं, पहला कितने लोग थे सर उसमें 500 प्लस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। 10 में से 9 नहीं, 500 लोगों में से 9 में आना, ये तो खुद एक नंबर 1 आने के बराबर है जी। 500 लोगों में से। फिर उसके बाद 2016 में मेरी 7th प्लेस आई। वाह। फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वो भी थाईलैंड में वो भी थाईलैंड में थी।
जी। फिर 2017 के अंदर जो है वो मैं इंजरी का शिकार था, मेरी अच्छा। लेग की इंजरी हुई हुई हर थी। साल उनका कंपटीशन होता है, जी जिसमें हाँ। 2015 में आप 9 पे आए, हाँ। 2016 में आप 7 पे 7 आए। पे आए, तो इम्प्रूव हुआ वक्त के हाँ। साथ, एंड 17 में जाके आपको हाँ। किस तरह की इंजरी फेस करनी हुई? वो मैं एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ओहो, तो उसमें नॉट मैं, रिलेटेड टू द एक्सरसाइज, वो तो हाँ, फिर मेरी वो टांग टूट गई थी, ओहो, तो उसमें फिर मैं रेस्ट पे चला गया था, तो वो चैंपियनशिप मैं नहीं अटेंड कर सका था। सही, तो वो हुई थी नेपाल में, नेपाल तो में। वो मैं नहीं कर सका। फिर 2018 में दोबारा चियांग माई में हुई चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मेरी 4th प्लेस आई, और उसमें बेसिकली मैं सिल्वर मेडल हुआ था, लेकिन उन्होंने एक रीज़न दिया कि आपने अपने कॉस्ट्यूम को हाथ लगाया, तो इसलिए हमने आपको 4th प्लेस कर दिया है। माय गॉड। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएंगे। हाँ। 2019 में मैं बहुत अच्छी कंडीशन में, 19 में वो आपका हाँ, बेस्ट था, बेस्ट था। मतलब वो मेरा पीक हो गया था, मतलब हाँ। वो था कि जाना है और मेडल पहन के आना है। साउथ कोरिया में इवेंट था, एंड टाइम पे जो है वो मेरा वीज़ा नहीं लगा, और ओह। कुछ उसमें हमारे ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से मेरा वीज़ा नहीं लगा। सही, क्योंकि जब मैं 4th प्लेस लेकर आया था पाकिस्तान में, तो मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया था किया मुझे। था हाईलाइट, हाँ, वाह। तो उस पे वो मुझे लगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए कि यार ये सही। 4th प्लेस पे इतना हाईलाइट हो गया, तो हाँ। गोल्ड पे क्या करेगा। तो फिर हाँ, इन्होंने 19 में मैं जा ही नहीं सका। ओके, फिर 20 के अंदर कोविड आ गया, सही, इवेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ। 21 में मैं उज़्बेकिस्तान गया, उज़्बेकिस्तान में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, वहां पर 1 साइडेड आउट क्लास गोल्ड कर दिया। वाह 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 उसके वाह। बाद फिर मेरे साथ वहां पर हुआ ये कि जब मैं गोल्ड मेडल वहां पे हो गया हूँ, और सबको पता लग गया है, 9 जजेस में से 7 ने वोट कर दिया है कि गोल्ड है, 2 ने, एक ने सिल्वर और एक ने सिल्वर दिया है। वो वाह। उनके एथलीट वहां मौजूद थे, ईरान वाह और इंडिया के। वाह वाह वाह। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो मेरा नाम आया 12वें नंबर पे। ओहो, हालांकि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब 1 साइडेड था, गोल्ड था। वहां पाकिस्तानी मीडिया एंकर भी मौजूद था, सब ऑफिशियल्स मैनेजर देख रहे थे। उसमें हमारा एक लाहौर का ऑफिशियल था, वो इन्वॉल्व था इसके अंदर। उसने मुझे 12th प्लेस कराया, क्योंकि एक दिन पहले 2 ऑफिशियल्स की लड़ाई हुई थी, एक कराची और एक लाहौर के ऑफिशियल की। तो उन दोनों की पाकिस्तान का झंडा लगाने पे लड़ाई हुई थी। तो जो कराची से बिलोंग करते हैं वो हमारे साथ थे, तो मैंने उनको बोला यार आप लोग लड़ो नहीं, मैं लगा देता हूँ। मैंने जाके पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया था। तो फिर जो लाहौर के ऑफिशियल थे, उन्होंने मुझे कराची के ऑफिशियल के लिए कोई बात कही थी, तो वो मैंने बता दी उनको, ओके, और वो लड़ पड़े उस बात पे, और उन्होंने कहा रमीज ने बताया। ओ माय तो गॉड, उन्होंने इस वही बात चीज को ना। जो लेकर जो है वहां पर मेरा मेडल खत्म किया। लाहौर के जो ऑफिशियल थे उन्होंने मेडल खत्म किया, तो मैं सेप्टिक शॉक में चला गया, कोमा में चला गया था। हाँ, वापस आया तो हलीम हॉस्पिटल में एडमिट आपको रहा। जो 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 क्योंकि जब आप अपना पानी जो होता है आप नहीं लेते, हाँ, इस नहीं, तरह से, वो तो इस तरह से। हुआ ये था कि एक्चुअली देखें, कोरिया में मैं गोल्ड मेडलिस्ट होना था, वीज़ा नहीं लगा, मैं रुक गया। फिर मैंने तैयारी की दोबारा से, मैं अब बिल्कुल परफेक्ट, सब आपने देख लिया आंखों से कि आप फाइनली गोल्ड मेडल है और वर्ल्ड चैंपियन हो गए, पहले पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन है आप। एहसास की बात है हमारे हाँ, लिए, हाँ। तो अचानक से आपको 12th प्लेस पे कर दें, तो उस वक्त मुझे सब कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनकी सुन रहा था, और मैं उनको जवाब नहीं दे रहा था। उज़्बेकिस्तान में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। 3 दिन हम वहाँ एक्स्ट्रा रुके, 2 दिन, फिर हम वापस आए। जैसे ही मैं वापस आया हूँ, जब अम्मी और घर वालों के आंसू देखे, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया, मुझे कोमे में चला गया। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो मैं सिर्फ, मेरी आइज़ चल रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, बोल भी रहा था तो कुछ ऐसा बोल रहा था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, और आंसू टपक रहे थे, उनकी बातें सुन रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं उनको, मेरा दिमाग जो है ना उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, कोई चीज़ बंद हो गई थी दिमाग की, क्या हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि इसको वापस आने के लिए जो है ना, कम से कम 15 साल भी लग सकते हैं, My God, 15 दिन भी लग सकते हैं, 15 सेकंड्स भी लग सकते हैं। सही बात। अब ये एक मिरेकल है कि ये वापस आ जाए। अल्लाह। 15 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, हलीम में, और अम्मी मेरी रोती रहती थी, बच्चे मेरे मुझे बोलते रहते थे, लेकिन मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा अच्छा, था। आपको याद है वो आपसे बात करते थे? हाँ, remember that? मुझे आवाज़ आती थी कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आती थी और बंद हो जाती थी। अम्मी भी कुछ कहती थी तो आवाज़ आती थी बंद, लेकिन जब वो रोती लेकिन आपको थी। ये सेंस था कि मेरे घर वाले मेरे हाँ, करीब हैं, हाँ, हालांकि आप शुरू- कोमा में थे, आपकी आंखें सिर्फ हिलती थी। हाँ, आंखें हिलती थी, और शुरू के 2 दिन तो मैं उनको पहचाना भी नहीं था, God, my मतलब मैं अपनी फैमिली को नहीं पहचान रहा था।
और 2 दिन बाद में उनको थोड़ा दवा, मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मैं पहचानने तो लगा था, लेकिन हो ये रहा था कि बच्चों की आवाज़ आती थी और बंद हो जाती थी, अम्मी की आवाज़ आती थी, बंद हो जाती थी। तो कुछ दिन के बाद एक दिन अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी और वहीं उनकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन मैं वापस आ गया। माय गॉड, शुक्र अल्लाह। उनकी इस चीज़ को देख के जो है मैं एकदम खड़ा हो गया और मैंने बोला कि बस मैं आ गया हूँ और ठीक हो गया अम्मी, मैं आप ठीक हो जाए। तो बस मैं उधर सही हुआ। फिर दोबारा मैंने अम्मी ने मुझसे बोला कि आप छोड़ दो, मत खेलो अब बेटा, ये वो जाने दो बस। तो मैंने कहा नहीं, खेलूंगा तो मैं वर्ल्ड चैंपियन तो बनूंगा। तो फिर मैंने छुप के दोबारा तैयारी शुरू की। घर वाले राजी नहीं थे बिल्कुल कि मैं दोबारा तैयारी करूं, सब अगेंस्ट थे मेरे। तो फिर मैंने तैयारी की। जब तैयारी कर ली तो जो मेरे ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि भाई एंड टाइम पे 6 तारीख की फ्लाइट थी, थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, 2022 की बात है ये। तो 5 तारीख को उनका मुझे फ़ोन आया कि आपको स्पॉन्सर देने से मना कर दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो सिलेक्शन का टाइम था तो उसमें मुझे डेंगू हो गया था और 14 किलो मेरा मसल मास गिर गया था। तो डेंगू के फ़ौरन बाद जो है ना, डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने बाद वर्कआउट करना। मैंने अगले दिन ही शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें तो हम मैटर ही नहीं रखती ना हमारे लिए। आईसीयू से आ रहे, कोमा से आ रहे, क्या मैटर करता। हाँ। तो उसमें फिर क्या हुआ, मैं 2022 में आखिरी दिन तो फिर मैंने उनको ये जवाब दिया कि मुझे इस चीज़ का आइडिया था, मैंने अपना वीज़ा भी ले लिया है, टिकट भी करा लिया है, मैं तो खेलूँगा और मैं तैयार हूँ और मेरी कंडीशन मैं जानता हूँ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको ना वर्ल्ड का प्रेसिडेंट मना कर रहा है खेलने से, वो जो प्रेसिडेंट मना कर रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब उज़्बेकिस्तान में मैं गोल्ड नहीं हुआ था तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया था कि इंडियन लॉबी और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मेरे अगेंस्ट हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नहीं चाह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने एक और फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहाँ, 39 NBBUI वर्ल्ड चैंपियनशिप, उधर उनको ईमेल किया कि मैं प्रेप पे हूँ और मेरा थाईलैंड का वीज़ा टिकट लिया हुआ है मैंने। उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप थी कोई 17 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आप आ जाएं। वाह। तो मैं वहाँ गया, 17 दिन मैंने थाईलैंड में गुजारे क्योंकि मेरी टिकट हुई भी थी, वीज़ा था। तो वहाँ पर मैंने खुद खाने बनाए, खुद डाइट बनाई, कमरे में रहता था, सारी चीज़ें अपनी बनाता था, ट्रेनिंग करता था। थाईलैंड में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको सब चीज़ों से। बिल्कुल ना, वो ट्रेनिंग करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो सारा रूटीन किया। वहाँ मैं और अच्छा हो गया। वाह। क्योंकि वहाँ कोई और काम किया ही नहीं, कोई कंसंट्रेशन थी नहीं, बस यही था, ध्यान। और तो वहाँ बहुत अच्छा हो गया और वहाँ पे मैंने आउट क्लास किया। उनके यहाँ तीनों कैटेगरीज आप खेल सकते थे, तीनों में गोल्ड मेडल हुआ, प्रो कार्ड जीता, ओवरऑल फाइट जीती। अल्लाह ने जो मेडल इन लोगों ने मेरे वहाँ रोके थे जानबूझ के, हाँ, वो मेडल अल्लाह ताला ने मुझे एक साथ दे दिए। 2022 में वाह वर्ल्ड चैंपियन बनकर आया, सब बहुत खुश हुए, मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, सरफराज ने ट्वीट किया मेरे लिए। हालांकि सरफराज अहमद मुझे नहीं जानते थे ना, मेरी कभी इंटरेक्शन हुई थी। 2022 में जब उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया तो मैं वापस आया। लेकिन इस सफ़र में जो 2015 से 22 का जो सफ़र था, इस सफ़र में जो ये जो लगन थी वर्ल्ड चैंपियन बनने की, पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाऊं, इस सफ़र में मैंने अपने जब मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना था 2017 तक, मेरे पास 4 जिम हो गए थे, अपनी गाड़ी थी, अपना पोर्शन था जौहर में, अपना मैं वेल सेटल्ड था। लेकिन इस लगन ने जो है ना, मैंने सब कुर्बान किया। अपना घर भी बेचा, मैंने अपनी कार भी बेची, एक्वा गाड़ी थी मेरे पास, और फिर उसके बाद मैंने अपने 3 जिम सेल किए इस चक्कर में कि मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलता था। तो मैं ये कुर्बानी दे के तैयारी करके टिकट वीज़ा लेके और वहाँ पहुँच जाता था और इवेंट खेलता था कि इस बार तो पाकिस्तान का फ्लैग उठाऊंगा और नेशनल एंथम चलाऊंगा और बन के दिखाऊंगा वर्ल्ड चैंपियन। वो मुझे एक एडिक्शन हो गई थी कि मुझे बस बनना है वर्ल्ड चैंपियन, जुनून था आपको। हाँ, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना 22 में। जब वापस आया तो बहुत बुरे हालात घर की। नेक्स्ट डे जैसी, जिस दिन रात को मेरी फ्लाइट आई है 10-11 बजे, मैं घर आया हूँ, सोया हूँ, सुबह उठा हूँ, लाइट नहीं। तो मैंने बोला यार लाइट क्यों नहीं है, तो मैंने कहा शायद गई भी होगी। तो देखा नीचे जाके तो काफ़ी देर जब लाइट नहीं आई तो लाइन कटी हुई थी, वो बिल पेड नहीं थे। बच्चों के स्कूल से लेटर आए, बच्चे जैसे ही घर आए
तो उन्होंने मुझे वो लेटर दिए टर्मिनेशन के, आपकी बच्चे में फीस की वजह से। हाँ 7 कैन में मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने फीस पे नहीं है, हम आपके बच्चों को टर्मिनेट कर देंगे। तो उस दौरान में सरफराज भाई का ट्वीट आया, उससे मुझे कुछ हेल्प हुई, और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। जब ये हालात हुए ना, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, 42 लाख के लोन मुझ पे चढ़ गए। कहीं आपको लगा तो नहीं रमीज भाई कि आपके जुनून की वजह से आपकी फैमिली सफर हुई है? बिल्कुल हुई है। तो वो कभी आपको या खुद से एहसास हुआ या आपको किसी ने एहसास दिलाया हो? बिल्कुल यार तुम्हारे जुनून तो ठीक है, तुमने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कितने लोग खड़े हैं तुम्हारे पास, या बिल्कुल कितनी ऐसे ही। हुकूमती लोग तुम्हारे पास? आज मैं यही चीजें सुनता हूँ अपने घर वालों से, वाइफ जो है वो मुझसे यही बातें करती है कि क्या किया आपने, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपनी मेहनत से बनाया था ना, दोबारा बना लूंगा। अपने मुल्क में कुर्बान ऐसी ऐसी 1000 चीजें कुर्बान हमारे पाकिस्तान पे, तो मैंने कहा दोबारा मेहनत करके बना लूंगा। अच्छा, उसलिए फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, और फिर 1.5 साल सुबह शाम ट्रेनिंग्स कराई, पर्सनल कोचिंग्स दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी। इंटरनेशनल मार्केट में मेरी बड़ी वैल्यू है, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ट्रेन किया। फिर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए दूर दूर गया, डिफेंस गया, यहाँ गया वहाँ गया, इन ड्राइव पे घूमने लगा। आदत बिगड़ गई थी, गाड़ी की आदत थी, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा था, क्योंकि मैं गाड़ी में ही रहता था हर वक्त। अगर दूध लेने भी जाना है तो गाड़ी में जा रहा हूँ, और बाइक चलाना बिल्कुल छोड़ दी थी। तो वो इन ड्राइव में जो बाइक पे घूमना और ये सारे मामलात ने, उसमें फेस खराब होने लगा, सेहत खराब होने लगी, बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, खाने का होश नहीं, डाइट का होश नहीं, बस जो घर में खाना पक रहा है वो खा लिया। इस तरह करके 42 लाख के लोन को मैं 25-26 पे अब लेकर आ गया था। तो फिर मुझे यूएस से इनविटेशन आया कि आपका हमने सोशल मीडिया देखा है, वी वांट टू सी यू इन यूएस। तो मैंने कहा अच्छा, तो अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। अच्छा, आपको तो पता है कि ये एक ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता है। जब आपने देखा कि दफना दिया था उसको, खत्म कर दिया था, तो जब मैंने देखा था ना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, अब मैं स्पोर्ट बोर्ड का प्लेयर था, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने भी कुछ नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर जब यूएस से आया ना, तो मैंने कहा यार मिस्टर यूनिवर्स बहुत बड़ा टाइटल है, कैसे करूंगा, कम बैक करना मुश्किल होगा, कैसे होगा, क्या चीज होगी। मैंने कहा अल्लाह मालिक। हाँ बिल्कुल आउट था, बहुत ज्यादा फैट्स बढ़ गए थे बॉडी में। तो 6 महीने थे इवेंट में और तकरीबन, और मैंने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मैंने चुपचाप तैयारी शुरू की, घर पे मैंने वाइफ को नहीं बताया, अम्मी अब्बू को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मेरी वाइफ कहने लगी क्या हुआ, डाइट कर रहे हैं दोबारा से? तो मैंने कहा हाँ वो यार बहुत ज्यादा खराब हो गया हूँ, लोग टोक रहे हैं तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। आपने इस तरह कवर की बात। हाँ, पर्सनैलिटी देख के वो बोल रहे हैं कि भाई लग नहीं रहा वर्ल्ड चैंपियन हो, हालत से तो नहीं लग रहा। किस जमाने की बात है? हाँ तो कोई बिलीव नहीं कर रहा। तो बस फिर उन्होंने जो है वो डाइट शुरू करी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन वो इंजरीज बैक हो गई, क्योंकि आदत नहीं थी ना जो जो मेरे इंजरीज हुई हुई है। जैसे मेरी लोअर बैक का ऑपरेट का बोला हुआ डॉक्टर ने 2015 में। एक दफा मैं 40 kg के डंबल से ट्रेन कर रहा था ट्राइसेप को, तो कुछ सोच रहा था, सोच में मैं चला गया, तो मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ ध्यान, तो वो टक करके आवाज आई और मैं डंबल समेत पीछे गिर गया। तकरीबन 1 मन का वेट था वो, 40 kg। तो वो पीछे गिरा, तो बस वो लोग लेके गए हैं फिर हॉस्पिटल, और फिर वो पेन किलर, हाँ वो डिस्क स्लिप हो गई थी। तो एक दफा हो जाए तो बड़ा हमेशा ही तकलीफ देती है जी। फिर मुझे बीच में 2022 में शियाटिका भी हुआ, तो और ज्यादा तकलीफ से होता है टांग का, जो कमर का बिल्कुल। और उस पेन में तो आप ना खड़े होके चैन में, ना बैठ के, ना लेट के। लेकिन जब जीता ना, तो वो पेन वहीं खत्म हो गया था स्टेज पे। वाह वाह वाह, पता नहीं क्या हुआ, खुद ब खुद सही हो गया था। तो वो सही हुआ। ये होता है, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो वो कह रहा था कि आप जरूरत से ज्यादा अपने मसल्स को थकाते हो, जिसकी वजह से आपको ये शाटिका हो गया। आपने बहुत ज्यादा ज्यादती की है अपने साथ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैंने कहा खैर है। अच्छा, ड्यूरिंग शाटिका मैं प्रेप कर रहा था, जो मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था। पेन किलर खा के एक टांग सुन होती थी और मैं लेग्स लगा रहा होता था, ट्रेन कर रहा था उसी तकलीफ में। वो जो जिसको पता है इस तकलीफ के बारे में, क्योंकि मेरे एक दोस्त को है, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ दे, मतलब हिल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। उस सिचुएशन में आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज ऐसे करता था कि पेन किलर लेता था
और पेन किलर खा के, कोई 2 गोलियां पेन किलर की खा के ट्रेन करता था अपने आप को। और वो प्री वर्कआउट वगैरह लेके ट्रेन करता था कि एक टांग मेरी सुनो तो नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा मसल हिट हो रहा है, मैंने पेन किलर लिया हुआ है। इस तरह मैंने 1 महीना शार्टिका में ट्रेनिंग की। फिर वो शार्टिका ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर जब यूएसए का आया, यूएसए में इंजरीज बैक हुई, दर्द होना शुरू हुए, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मुझे पता था इससे कवर कैसे करना है। फिर बस लग गया, ट्रेनिंग करता रहा, 6 महीने में अच्छा होता गया, ट्रेन करता रहा। फिर वहाँ जब वीजे के लिए पहली दफा अप्लाई किया, 8 अगस्त को मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। अरे वो रिजेक्ट क्यों हुआ कि वो सोशल मीडिया पे मैं जिम सेल भी करता हूँ, सेल परचेज का काम भी करता रहता हूँ। भाई करना है, क्या करें, अर्निंग तो करनी है कहीं ना कहीं से। जिम सेटअप लगाता हूँ, सारी चीजें, तो उसकी मैंने सेल पे लगाए हुए थे, और जिम उनका वीजे पे लिखा हुआ था कि कहना मेरे जिम्स हैं। तो वो ये समझे कि शायद मैं जिम शिम बेच के जा रहा हूँ फॉरएवर। हाँ, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर सेकंड टाइम जब मैं दोबारा अप्लाई करके डेट लेके गया, तो DS 160 अपडेट नहीं था, पुराने वाले पे चला गया। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला आपकी फीस रिफंड नहीं कर, मतलब फीस जाया नहीं हुई है, आप दोबारा फॉर्म अपडेट कराएं। तो फिर मैंने दोबारा फॉर्म अपडेट कराया अपना DS 160, और फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए गया, तो अल्लाह ने दे दिया वीजा। 3 बता रहे थे मुझे कि आपको एक ऐसा वीजा मिला है जो कि पासपोर्ट में कि अब आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा यूएस। हाँ, प्रो पासपोर्ट मिला है। वो प्रो बॉडी बिल्डर्स को मिल जाता है जो प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो वो एक कॉन्सुलेट्स के लिए एक मैसेज होता है कि ये हमारा प्रो एथलीट है और ये उसका प्रूव है, ये उसका हमने एक अलग से पासपोर्ट बनाया है। जितनी प्रो लीग्स खेलता जाएगा यहाँ स्टैंप लगती जाएंगी। वाह वाह वाह। हाँ, तो एक स्टैम्प यूएसए की उसमें लग गई है। प्रो लीग खेली मैंने वहां पे। तो अभी यूएसए के लिए जब मैं 3 अक्टूबर को मेरा वो लगा है वीजा, और 17 दिन थे मेरे पास शराइट करने के लिए। वहाँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अपना सारा 8 साल का जो जमा किया था और सारा जो मुझे पता था करना क्या है, उधर लोग ये कह रहे थे कि यार ये कैसे वहां पे जाके सेट हो जाएगा, इसके पास तो इसकी कंडीशन ही नहीं है। लोगों ने जब देखा तो मैंने कहा लोगों को क्या पता, मुझे पता है मुझे करना क्या है। क्या बात है। हम थोड़ा सा रमेश भाई मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इसमें, और ये एक अनाउंसमेंट काइंड ऑफ करेंगे हम कि जैसे कि आप लोग जानते ही है कि ये जो पॉडकास्ट है, जो हमारा जो बिजनेस है वो इमिग्रेशन के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से, कोरू कंसल्टेंट जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान भर में इसका नाम मशहूर है। तो हम कोरू के प्लेटफॉर्म से मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा रमेश भाई के लिए, और ये इंशाल्लाह जिस तरह से एक्सेप्शनल एबिलिटी में फॉल होते हैं, जो मैंने जितना मुझे रिसर्च है ये भरपूर उसमें पूरा उतरते हैं इमिग्रेशन में, जिसको कहते हैं EB1A। ये मुख्तलिफ कैटेगरी जो समझते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, EB1A, EB2, NIW के हवाले से। तो ये खास तौर पे जो EB1A उसमें आते हैं जो कि एक्सेप्शनल एबिलिटी में हो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी प्रोफाइल हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म से, कोरू कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं सर के लिए, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सर को, रमीज भाई को इस तरह लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो कम से कम जो हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे कि ऑफिशियली जितनी भी गवर्नमेंट की फीसेस होंगी रमीज भाई की EB1A के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए आसान लफ्जों में, तो इंशाल्लाह हम उनके लिए अप्लाई करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसका जो ग्रीन कार्ड है वो आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान में तो रहेंगे सर, या फिर आप नहीं देखिए, रिप्रेजेंट तो मैंने अपनी कंट्री को ही करना है। वाह वाह वाह, आखिरी सांस तक। वाह वाह वाह। आगे के गोल्स बहुत हाई हो गए। मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद अमेरिका गया। अच्छा, अमेरिका जाने में मेरे साथ हुआ ये बैड सीन कि फ्लाइट तो थी 40 आवर्स में वहां पहुंचना था, टर्किश एयरलाइन से मैं गया था। तो जिस दिन मैं गया उस दिन टर्किश एयरलाइन का रूट चेंज हो गया। ईरान और उसकी जो वॉर चल रही थी, तो ये ईरान के ऊपर से उड़ते हैं, तो इनके जहाज, तो ये वहां से जाने लगे अपना अरब कंट्रीज से। तो ये फ्लाइट आई भी लेट कराची 1 घंटा, और 7 बजे 6 बजे का टाइम था, तो 7 साढ़े 7 बजे हम लोग निकले यहाँ से। फिर जब मैं पहुंचा तो फ्लाइट जब पहुंची लेट, तो नेक्स्ट फ्लाइट थी हमारी वहां से इस्तांबुल से जो है वो लॉस एंजलिस, और वहां से मुझे जाना था लास वेगास। ये मेरा रूट था। तो लॉस एंजलिस की फ्लाइट मिस हो गई,
जब मैं इतना लंबा वहाँ, एक तो इतना बड़ा एयरपोर्ट, टायरिंग होता है, और जो हाँ। एयरपोर्ट में जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स, हाँ। मुझे पता है कितनी मुश्किल होती है पकड़ना। हाँ। कनेक्टिंग फ्लाइट आपको पता है रघुवीर, बहुत आपको मुश्किल है। भागना पड़ता है, भागना उसके लिए। पड़ा, हाँ। मैं भागा हूँ और वहां पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा आपकी फ्लाइट तो 1.5-2 घंटे पहले गई है, आप Oh my God। आप जाए हेल्प डेस्क पे। फिर जब मैं टर्किश एयरलाइन के हेल्प डेस्क पे गया, उन्होंने मुझे एक वाउचर दिया कि आप मील ले लें। मैंने कहा मेरी मील यहाँ नहीं मिलेगी, हाँ, मेरी मील अलग है, ये मुझे नीड नहीं है। तो कहने लगे सॉरी आज कोई फ्लाइट नहीं है, आपने कुछ घंटे होटल में स्टे करना होगा। फिर उन्होंने मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक वीजा लिया मैंने वहाँ पे हाँ। इस्तांबुल का, और फिर उसके बाद मैं होटल गया। रात को 4 बजे उन्होंने मुझे पिक किया वहां से। हाँ। ऑलमोस्ट 5 घंटे में एयरपोर्ट पे चल चुका था। वाह 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 वाह। तो उसके बाद फिर वो मुझे वहां पे मैं पहुंचा हूँ कोई 8 बजे। फ्रस्ट्रेशन होगी, हाँ। कितना जहन को वो होगा कि यार जाना कहीं था, पहुंचा कहीं दिया, हाँ, ये मामला मुझे वहां पहुंचना जरूरी है और मैं हम्म। वहां डाइट करनी है, डाइट हाँ। ढूंढनी है, सिस्टम बनाना है जाके। बंदे का मूड ही खराब हो जाता है, हाँ। सत्यानाश हो जाता है मूड का। फिर 8 बजे मैं वहां होटल पहुंचा हूँ इस्तांबुल के रॉयल प्लाजा, उन्होंने होटल दिया था। उधर से मैंने 4 बजे तक थोड़ा रेस्ट किया, डाइट वाइट ढूंढी, कुछ खाया पिया, नहीं मिली, डाइट खराब हो गई। वहां होटल में मेरी डाइट खराब हो गई, सॉल्ट लोड हो गया, कार्ब खाना पड़ गया बॉडी में। तो अब उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की रेस्टोरेंट पे जाके कि भाई आप मेरी डाइट बना देंगे, तो उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया, आप आए लेट है, हमारा 9 बजे ना रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है। तो मैंने कहा ये पूरा एक सिलसिला। हाँ। फिर 4 बजे वो पिकअप आया, मैं गया दोबारा, सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट ली, सैन फ्रांसिस्को से लास वेगस। जब लास वेगस पहुंचा, सुकून मिला, अपना रूम वहाँ फाइनली पहुंच गया। वहां पे जो है वो बड़ा डिफरेंट माहौल, सुबह कुछ मौसम, दोपहर को कुछ, सुबह कुछ वेदर है, दोपहर को कुछ है, शदीद गर्मी है, और मगरिब बाद जो है एकदम ठंडी हवाएं चल जाती है। 3 तरह के वेदर फेस करने हैं, बॉडी के लिए सही नहीं होते ये एक ही दिन में। हाँ। तो फिर भाई, और जो जिस होटल में मैं स्टे किया हुआ था, मुझे मिला हुआ था, तो वो होटल जो था बहुत एक्सपेंसिव, रिजॉर्ट वर्ल्ड, बहुत मशहूर, कॉनराड। आपके अपने एक्सपेंस पे था? नहीं, वो मुझे हाँ, वो स्पॉन्सर था, चाइल्ड्स ने मुझे स्पॉन्सर किया था उसमें। तो वो 6 दिन का मुझे वो रूम दिया हुआ था। लेकिन वहां पे जब मैंने स्वाना और स्टीम लेना पड़ गया क्योंकि मेरी डाइट खराब हुई थी, तो $300 का तो 2 दिन का वो पैकेज था। इतना एक्सपेंसिव था वो बहुत बड़ा स्वाना स्टीम रूम था, उनका जगूजी था वहाँ पे। बहुत इससे बॉडी हेल्प होती है अगर हम टेक्निकल थोड़ी रमीज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। देखें, स्वाना स्टीम से जो है आपके मसल्स को रिलैक्स होता है। हाँ, आपका वाटर वेट जो है वो कम करना होता है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं कि वाटर ब्लॉटिंग हो जाए, अगर सॉइलिंग हो जाए बॉडी में। अब वो फ्लाइट से ब्लॉटिंग हो गई थी बॉडी के अंदर, तो वो ब्लॉटिंग को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप स्वाना स्टीम करें। तो वो स्वाना स्टीम मैंने बहुत देर तक यूज किया, 2 दिन तक, और सुबह शाम ट्रेनिंग की 2-2 घंटा वहां पे। जिम बहुत जबरदस्त था होटल का। हाँ, और फिर टेक्निकल चीजों पे आए रमीज, अगर हम जैसे जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, वो जो मेन जो हमारी ऑडियंस है, वो यंगस्टर है, वो सुनना चाहती है कि एग्जैक्टली किस तरह से आपकी तरह बन सकते हैं, किस तरह से एक अच्छे मसल्स बना सकते हैं। लेकिन आपकी तरह तो बस बहुत जुनूनी होना पड़ेगा, लेकिन एक मॉडरेट, अगर हम बोले बॉडी, एक अच्छी बॉडी रखे कोई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब किस तरह का एक्सरसाइज लाइफस्टाइल क्या अपनाएं आजकल की मॉडरेट लाइफ के हिसाब से? और ये भी बताइएगा कि जो स्टेरॉइड जो लोग यूज करते हैं, और इसमें क्या चीज होती है, स्टेरॉइड से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसानात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना अच्छा ट्रेनर ढूंढे। ट्रेनर जो अच्छी बॉडी ना हो, अच्छा एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड पर्सन ढूंढे। वेल एजुकेटेड, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसने अपनी फिजिक पे भी प्रैक्टिकल किया हुआ। ऐसा नहीं हो कि वो वेल एजुकेटेड है मगर वो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट है, दुबला पतला सा लड़का है, उसने सिर्फ कोर्सेज किए हुए, तो वो ट्रेनर भी सही नहीं है। वो सही नहीं है ट्रेनर। वो अगर वो बोले कि आई एम ओनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और हल्की फुल्की फिजिक बनाई, ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। हाँ, तो वो पहली बात तो ये, पाकिस्तान में जितने सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, वो मैं उनका आज पर्दाफाश कर देता हूँ। पूरी दुनिया में उनको नहीं माना जाएगा। माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है भैया। तो उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने दिखाई हुई है लोगों के, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनको बोला जाएगा जब वो दुबई भी जाएंगे ना कि आप ये कोर्स करें फिर आए। तो ये क्यों बोलते हैं हम सर्टिफाइड ट्रेनर है? हमारी उस वेबसाइट पे हमारा नाम असल में देखें, हमारे पास पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों को।
लोग ट्रैप हो जाते हैं, जो भी बोलो ट्रैप हो जाते हैं, लोग चेक वेक करते नहीं है, लोग बोलते हैं कि हाँ वो 4 बातें करेगा, BMI चेक करना है, ये करना है, वो करना है, वो फंसा लेता है ट्रेनर, आपको अपनी बातों में ले लेता है। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में जो सर्टिफिकेशंस चल रही हैं उसमें कोई भी सर्टिफिकेशन ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्टली जाएं और अपॉइंट हो जाएं। अगर आप दुबई भी जाएंगे या US जाएंगे तो आपको फिजिकल डिप्लोमा करना पड़ेगा। फिजिकल कोर्स है वो 6 महीने का, वो करना पड़ेगा। वो आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वो बकायदा आपको प्रॉपर ट्रेन करेंगे, क्लासेस देंगे, उसमें एक्सरसाइज भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, और आपके टेस्ट होंगे उनके सामने। फिर आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वो उसको मानते हैं। UAE में जो भी लड़के कहते हैं कि हम UAE रैप्स का कोर्स कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है मार्केट में, ये सब स्कैम है। अच्छा, वो UAE रैप्स का जो कोर्स चल रहा है, यूरोप रैप्स का चल रहा है, लोग यूरोप रैप्स के वो लगा रहे हैं, क्योंकि उनको कौन पकड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर? कोई पकड़ ही नहीं रहा, कोई हाथ ही नहीं डाल रहा उन पे। और कोई कह रहा है कि मैं ISS से अमेरिका का कोर्स करा रहा हूँ। तो भाई आप कोई भी कोर्स कर लें, लाखों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं, 2.5 3 लाख रुपए, ये सब फेक है। जब आप बाहर मुल्क जाएंगे तो आपको इसकी असलियत का अंदाजा हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि नाउ यू आर एनरोल्ड इन अवर कोर्स, तो आप अपने कोर्स को, यहाँ पे जो कोर्स है ये करें, हम आपको जॉब दे देंगे। फिर आपको वहां पे भी कोर्स करना पड़ेगा और वो मोस्ट एक्सपेंसिव है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ओरिजिनल कोर्स होता क्या है। ये कोर्सेज जो हो रहे हैं ये सब फेक हैं, ठीक है। तो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर ढूंढे, एटलीस्ट ऐसा ट्रेनर हो जिसकी फिजिक भी अच्छी हो और जिसकी नॉलेज भी अच्छी हो। ये बताइए कि देखिए सर्टिफाइड ट्रेनर होने की आपकी एजुकेशन अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए पर हमारे पास ऐसे भी तो बिल्डर्स हैं जो कि जिनकी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कमाल का उनके पास एक्सपीरियंस है। हाँ। है ना, वो अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से आपको बता रहे हैं कि भैया ये खाओ ये नहीं खाओ। हाँ, लेकिन उनको सेंस नहीं है कि एजुकेशन नहीं है उनकी बात। वो लोग क्या करें बेचारे जिनकी कोई तालीम नहीं है। हाँ। लेकिन है वो ट्रेनर, मतलब कहने को ट्रेनर है, बिल्डर है, और आप बोलोगे वाह यार क्या जबरदस्त बॉडी बनाई हुई है, लेकिन उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो उनकी नौकरियां ये लोग खा रहे हैं। पतले पतले दुबले दुबले लोग जो सर्टिफिकेशन पढ़ लिख के, क्योंकि अच्छा पढ़ा हुआ है तो फौरन कर लेते कोर्स, वो बेचारे कर नहीं सकते। वो जो नहीं पढ़ पाते उनका क्या सीन होता है? देखिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जिनका एक्सपीरियंस है, अब जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं है वो लोग। हाँ, वो पढ़े लिखे नहीं है। देखिए 90% अवाम बॉडी बिल्डिंग की जाहिल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्या करे? हाँ, अब वो बेचारा 5 क्लासे पढ़ा हुआ है, 4 क्लासे पढ़ा हुआ है, तो वो तो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन उसकी बॉडी बनी हुई है। वो जो उसका एक्सपीरियंस है ना, जो उसकी बॉडी है, आप उसको कम ना समझें, क्योंकि उसने सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किए। सर्टिफिकेशन नहीं है ना अभी उसके पास, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है उसके पास। वो उसको ये करना चाहिए कि मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि वो सर्टिफिकेशन की तरफ आए। अच्छा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, वो ये कर सकता है कि जो भी चीज इंग्लिश में लिखी है उसको उर्दू में एक टीचर हायर कर ले, जैसे हम कोच हायर करते हैं, वो एक टीचर ले ले, या मैं तैयार हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात। अगर वो मुझसे कंसर्न करना चाहता है, जितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और उनकी जो हक खा रहे हैं ये नए नए बच्चे आके, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड है, हाँ, पढ़े लिखे हैं वो बच्चे, और वो इनका हक खा रहे हैं, असल डिजर्व ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, अपनी जिंदगियां दे दी इसको। तो मैं उनके लिए तैयार हूँ, वो मुझसे कंसर्न करें, मैं उनको पढ़ाऊंगा। मुझे पता है वो कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनकी जबान मैं जानता हूँ। जो हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं और जिनके पास कोर्सेज नहीं है, और मैं उनको वो वे भी बता दूंगा कि उनको डायरेक्ट कोर्स कैसे करना है, क्योंकि मैं अमेरिका से और डिफरेंट कंट्रीज से वो चीजें मालूम कर आया हूँ कि अगर किसी पाकिस्तानी ने डायरेक्ट कोर्स करना है तो कहाँ पे अप्लाई करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो भी मैं उनको बता दूंगा रास्ते। तो वो क्या करे, वो मुझसे राब्ता करें, मैं उनको पढ़ाऊंगा। अगर वो बोलेंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा, मैं उनको एजुकेट करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो बॉडी बिल्डर है जिसकी फिजिक अच्छी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हाँ, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, उसने हर चीज अपने ऊपर अप्लाई की हुआ है। कहते हैं ना पुरानी कहावत, जो दिखता है वो बिकता है, वो बिल्कुल ऐसी कहावत है। और स्टीरॉइड्स की जहां तक बात है, तो मैं तमाम आने वाली जनरेशन को ये मैसेज दूंगा, इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल, अगर आपको इसमें प्रोफेशनली नहीं आना, सिर्फ आपने अपनी
हेल्थ के मतलब फिटनेस के हवाले से, अच्छा दिखना है हाँ, अपना। या गुड लुकिंग नजर आना है, मॉडलिंग करनी है, या कुछ आपने हल्की-फुल्की। हाँ कपड़े पहने तो अच्छे लगे, हाँ, करेक्ट। हाँ। तो आपको कोई जरूरत नहीं है स्टीरॉइड्स लेने ये की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भाई। ना सप्लीमेंट्स लेने की। आपको नेचुरल डाइट लेनी है, नेचुरल डाइट बेस्ट है। नेचुरल डाइट बहुत आसान है, नेचुरल डाइट करें, सुबह से रात तक 6 मील्स होती हैं वो लें, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का इस्तेमाल लें। आपको अपने बीएमआई के थ्रू यानी बीएमआई अगर आप हम सॉरी हाँ, पता नहीं है हाँ, मतलब। बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये यानी क्या है? हाइट के हिसाब से वेट को कैलकुलेट किया ठीक जाता है। ओके। यानी जैसे अगर आपका वेट 80 केजी है सही है। तो अप्रोक्स आपका जो प्रोटीन और कार्ब और फैट्स मैं डाइट प्लान बनाऊंगा फिट रहने के लिए। ये तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू रमीज, लेकिन जो स्मार्ट वो आजकल वॉचेस है मैं भी पहना हूँ, हाँ, ये बताती है कि भाई आपने कितने कदम उठाए, जी, 6000 स्टेप्स उठा जी, लिए, जी, ये आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, जी, आपका एक्टिविटी टाइम क्या है, जी, ये कितनी मतलब क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल है, बहुत ये हेल्पफुल कितनी है, एक्यूरेट होती है। बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, बिल्कुल ये नफ्स पे चल रही होती हैं ओके, आपकी, हाँ हाँ और ये बिल्कुल एक्यूरेट होती एक्यूरेट है। होती है। हाँ बिल्कुल, आप ये के लिए ये हेल्पफुल है, हाँ। और आप इसका इस्तेमाल करें स्मार्ट वॉचेस का। हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को, हर फिटनेस से अटैच बंदे को जो फिटनेस का एडिक्टेड है और वो हाँ। चाहता है कि मैं फिटनेस की तरफ जाऊं, फिटनेस फ्रीक है, फ्री एग्जैक्टली हाँ। उसको ये वॉचेस पहनना जरूरी है, उसको वाह। अपनी कैलकुलेशन रखनी, अपनी डाइट को मेंटेन रखना जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बीएमआई का बताया, हाँ। तो उसमें वो कैसे बंदा हाँ, आप निकालेंगे या किसी ऑनलाइन भी कोई नहीं आप खुद कर सकते हैं, कैसे? बड़ा इजी है। कैसे? मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको अपना डाइट प्लान बनाना है, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ फिट रहूं, सही है। ठीक है, ना ऊपर नीचे नहीं हो, बस हाँ, जो है बस वही बस। हाँ बिल्कुल फिट रहूं, तो उसके लिए आपको कुछ ये करना है कि आपका जैसा 80 केजी वेट है, ठीक है 80 केजी वेट का आपका बनता है 165 पाउंड्स तकरीबन। हाँ पाउंड डबल हो जाता है। हाँ, तो जितने पाउंड्स आपका बन रहा है उतने ग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम कार्ब्स और उतने ग्राम फैट्स ले लें, आप जिंदगी भर फिट रहेंगे। वाह वाह वाह। गुड कार्ब्स, गुड फैट्स लें और उतने ग्राम प्रोटीन लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा श्रेडेड नजर आऊं, तो आप अपनी जो हिडन बॉडी से कहते हैं। हाँ, तो उसमें से आप अपने फैट्स खत्म कर दें और कार्ब्स को बिल्कुल जीरो कर दें और प्रोटीन को हाई कर दें, तो आप श्रेडेड पे आ जाएंगे। वाह वाह वाह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ये मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप नहीं है। हर कोई इजीली है आपको अपना डाइट प्लान बनाना। आपको लीन मसल मास गेन करना है, आप चाहते हैं मेरा मास गेन हो, तो आपने फैट्स हटाने और कार्बोहाइड्रेट्स और वो लेने हैं, प्रोटीन लेने हैं, तो आपका लीन मास गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपने वर्कआउट करना है। एक रैंडम सवाल है आपसे, मतलब इसी हवाले से ही है कि एक आम नाश्ता, यानी कि जो अगर ये इसमें भी लोग घुस नहीं रहे, को लोग बोले यार हमें ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आसान लफ्जों में भाई आप इतना खा लो, नाश्ता कर लो, इतने में इतना लंच करो, ये खाना खा लो, बस एक नॉर्मल डाइट। हाँ देखिए, कैलकुलेटेड डाइट सबसे अच्छी ये है कि आपका ब्रेकफास्ट हमेशा, देखें पुरानी कहावत है कि बादशाह का जो नाश्ता होता है ना, बादशाहों जैसा, ब्रेकफास्ट हमेशा तगड़ा होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो चाय डबल रोटी खाते हैं और बस निकलते हैं और बस वो नाश्ता ही नहीं करते। हालांकि ब्रेकफास्ट के अंदर ग्रीन एप्पल खाएं। वाह वाह वाह। अच्छा, रेड एप्पल नहीं हो सकता? नहीं, ग्रीन एप्पल बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ग्रीन एप्पल करता यह है कि ग्रीन एप्पल से एक तो देखें वो फुल उसके अंदर जो है वो कार्ब्स मिलेंगे आपको, फुल मिनरल्स मिलेंगे, और ग्रीन एप्पल आपका जो है ना वेट कांस्टेंट रखेगा, आपका जो बॉडी वेट है, शुगर लेवल अच्छा रखेगा। ग्रीन एप्पल इज बेनिफिशियल एज कंपेयर टू रेड एप्पल। ठीक है, हाँ, रेड एप्पल में उतनी गजाइयत नहीं है जितनी ग्रीन में है। ग्रीन एप्पल लें और ओट मील का इस्तेमाल करें, सुबह में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ओट्स के साथ हनी का इस्तेमाल करें, हनी बहुत जरूरी है। हाँ, इसके साथ साथ आप जो है बजाय इसके के पराठे खाएं, आप एग व्हाइट्स खाएं। एग व्हाइट कितने एग व्हाइट, कितने अंडों का खाएं? 3-4 एग व्हाइट्स खा सकते हैं कम से कम। योगर्ट एक में भी ना हो, सॉरी उसमें जो उसका जो ब्लू एग या येलो, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। अगर आप स्किनी है तो आप यॉक खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक खा लें, 2 खा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ब्लैक कॉफी, अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर आपको नहीं है, तो आप ब्लैक कॉफी पिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप लेमन टी पिए, ग्रीन टी पिए। अच्छा, वो जरूरी है। हाँ, जरूरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आपने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और अगर आपके पास ओट्स मील अवेलेबल नहीं है तो आप वो सीरियल्स खा लें,
योगर्ट कितना हेल्दी है? योगर्ट, ग्रीक योगर्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सिंपल योगर्ट जो होता है, व्हाइट योगर्ट। व्हाइट योगर्ट ये है कि उसमें फैट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, correct, तो हाँ। मेरा मशवरा ये है कि आप ग्रीक योगर्ट, पूरे वर्ल्ड वाइड मैंने देखा है लोग ग्रीक योगर्ट के पीछे जा रहे हैं, तो ग्रीक योगर्ट में ये है कि फैट परसेंटेज कम है, वो आप इस्तेमाल करें, वो भी बहुत जरूरी है। देखें ये जो चीजें हैं, हमारे नाश्ते बहुत डिफरेंट है, ऐसा ही है। हम नान चना खा रहे हैं, हम तो पराठे खा रहे हैं, हम ये जो नाश्ते कर रहे हैं ये नाश्ते नहीं है, ये आपकी सेहत खराब कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं या कोई मसले हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं। 20, 30, 25 साल के लड़कों के हार्ट अटैक। ये मेरे दिमाग में आया, कोई आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस, कभी जिम में कोई फेंट हो गया हो, बंदा गिर गया हो, या अल्लाह ना करे किसी की स्ट्रोक आ गया हो, कभी आपने सुना या आपने कभी देखा या आपके साथ कभी? नहीं देखिए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोई अपने सुना हो आपने? हाँ, मैं अपने जिम में जो है वो, अगर मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़का जो है ना टू मच कर रहा है, हाँ, तो मैं उसको रोक देता हूँ, क्योंकि चाहे टू मच क्या होता है, किस तरह पता चला कि टू मच है ये? देखें कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि अब जैसे कोई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब जैसे देखें स्टीरॉइड्स आप ले रहे हैं, सही है, तो स्टीरॉइड्स भी उनसे लें जो स्टीरॉइड्स के शेर हैं, चीते हैं, जिनको पता है कि स्टेरॉइड्स के मैं पढ़ रहा था कि आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल ये होता है, आपको मतलब बाद में आपके जो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो भी डिसबैलेंस कर देता है, बिल्कुल और बाद में आपको शायद शर्मिंदगी भी हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखें अब इसके ऊपर स्टडीज है, वो स्टडीज ये हैं कि स्टेरॉइड्स के साथ हमारा एक एंटी कोर्स होता है जो हम बढ़ा देता है उसका लेवल, हम वॉश करते हैं, सारा कुछ जो यूज किया होता है उसको बॉडी से निकाल देते हैं, एक ऐसा पीसीटी का प्रोसेस होता है वो हम करते हैं, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है पीसीटी कर लिया तो बॉडी से निकल गया स्टेरॉइड्स। 18 महीने से पहले लॉन्ग ईस्टर्स नहीं निकलता, इसमें लॉन्ग ईस्टर्स होते हैं, शॉर्ट ईस्टर्स होते हैं। शॉर्ट ईस्टर डेली बेसिस पे बॉडी से निकल रहा होता है, वाटर बेस होते हैं, वो 6 आवर्स में निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं तो स्टीरॉइड्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टीरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन, ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो बनना बंद हो जाता है। अच्छा, ये जब आप अपने टेस्टोस्टेरोन से खेलते हैं तो वो ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन बनाना छोड़ देते हैं, तो आपको लाइफ टाइम, क्योंकि ये सिर्फ नॉट ओनली यूज फॉर सेक्स, इट्स यूज फॉर अदर स्टफ, लाइक काफी आपके दिखने पे, आपके उठने बैठने पे, हर जगह ही वो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, आप जो है इसके लिए बॉडी बिल्डर को करना ही चाहिए कि उसको लाइफ टाइम टेस्टोस्टेरोन लेना है, ओह माय गॉड, लाइफ टाइम लेना है, लेकिन इतना नहीं लेना जितना वो जिंदगी भर लेता है, यानी 250 ml जो है उसने इंजेक्ट करना है, या उसने टैबलेट्स के थ्रू लेना है, तो वो जिंदगी भर इस मुश्किल का शिकार नहीं होगा। सही। एक प्रोसेस होता है टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिपीट थेरेपी होती है, तो वो अगर टीआरटी करने वाला लड़का है तो वो तो इस मुश्किल का कभी शिकार होगा ही नहीं, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन रिपीट कर रहा है, अपना वो इंजेक्ट कर रहा है, ले रहा है, या टैबलेट्स के थ्रू ले रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी स्टडीज है। आप सवाल है, मतलब इस पे कुछ कह नहीं सकते, वाला सिलसिला है। नहीं, जब नॉलेज नहीं थी तो हुआ है ऐसा, है ना। हाँ। कुछ पुराने हमारे बॉडी बिल्डर्स थे, वो बेचारे उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी गुजार दी, उनके जो है वो शर्मिंदगी रही उनके, बड़ा प्रॉब्लम वाली सवाल। लेकिन अब जब से इसकी स्टडीज आई, लोग पढ़ना शुरू हुए, इसमें थोड़ी महारत हासिल हुई। मैं तो इसमें बहुत स्टडीज करता हूँ, क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो कुछ लोगों के तो बच्चे नहीं होते, गलत इस्तेमाल की वजह से, मिस यूज की वजह से, उनको नहीं पता बेचारों को, बॉडी बनी हुई है, लेकिन बेकार है। हाँ, प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ये है कि उनकी स्टडीज का मसला है, उनको पता नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो स्टीरॉइड्स भी अगर आप ले रहे हैं तो भाई देखभाल के लें, किसी पढ़े लिखे से, सही बात है, ऐसे किसी से ना लें। अच्छा सर, सॉफ्ट नोट पे आते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, पाकिस्तान में ही, कराची में ही या बाहर में, तो आपकी मसल्स ऐसे, तो आपको कोई भी जो खूबसूरत लड़की या कोई भी लड़की देख के तो आपको रोकती होगी और बात करती होगी, तो फिर क्या आप किस तरह जान छुड़ाते हैं अपनी? देखिए पाकिस्तान में इतने मसले हैं, तो पाकिस्तान से बाहर, यू आर वेरी अट्रैक्टिव मैन ज़ाहिर है, तो किस तरह जान छुड़ाते हैं लड़कियों से आप? पाकिस्तान से बाहर मेरा पूरा इंस्टा, पूरा मैसेंजर, पूरा टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। व्हाट्सएप पे मुझे कॉल्स आती हैं, रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, आज यहाँ खाने पे चलते हैं, आज यहाँ कॉफी पे चलते हैं। अब तो मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी इज्जत दे दी है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे रश लग रहा है। तो अल्लाह ने जो इज्जत दी है, ये अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और बचते कैसे हैं सर? बचते हैं, बस निकल जाते हैं कहीं ना कहीं बाहर। तो बाहर मुल्क में तो ये होता है कि
मैं शॉर्ट्स में और सैंडो में रहता हूँ। तो लोग हाँ। देख के रुकते नहीं होंगे, तो बोलते हैं, क्योंकि भाई मतलब वहाँ यहाँ घूमूंगा ना तो लोग बोलेंगे भाई दिखावा कर रहा है, हाँ, और यहाँ बीमार भी हो जाऊंगा। वहाँ बीमार नहीं होता नजर बंदा। नहीं लगाते लोग ना। हाँ, हाँ, वो खुश होने वालों में से। हाँ, वो दे हाँ, वो आपको एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं, बल्कि वो आपके साथ पिक्चर्स लेंगे, हाथ रख के खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो थाईलैंड में और यूएसए में तो, वेगस में तो डेली हो रहा था मेरे साथ। My कभी God. कोई दो लड़कियां बोलेंगे साथ चलना है, कॉफी पीते हैं, या हाँ। वो उस पे चलते हैं, स्ट्रीट चलते हैं, हाँ। क्लब चलते हैं। तो ये डेली हो रहा था। मतलब मैं अमेजिंग बॉडी, अमेजिंग हाँ, पर्सनालिटी। होटल से बाय वॉक जाता था अपनी डाइट वाइट लेने के लिए, तो थोड़ा घूमता भी था, थोड़ा हाँ, थोड़ा देखता दिल भी बहल था। जाए, हाँ। हाँ, स्ट्रीट पे भी चला जाता था, मैं क्लब भी चला जाता था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। हर जगह जाता था, लेकिन वहां पे अप्रोचेस आपको पता है। अप्रोच का फर्क था। हाँ, वो फॉरेन जो है ना, वो देखती है एक तो हमारा कलर, एशियन कलर, वो तो फिर बढ़ती है इस हाइट। कलर पे। हाँ, फिर हाइट है, फिर उसके बाद वो रोजाना डिफरेंट नेशनलिटीज की अप्रोच हो रही थी वहां पे। और वाह, 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 वाह। मतलब वहां बचना वाकई सही लिखा है हाँ। कि जो वेगस में हुआ वो वहीं रह जाएगा। और हाँ, तो क्योंकि आप तो सर हर वो कंट्री गए हैं जहाँ पर बचना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं डरना मना है, हाँ। वहाँ नहीं, बचना मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल है। थाईलैंड सर गए, हाँ, वेगस सर गए, तो वहां पर बचना बड़ा मुश्किल काम होता है भाई थाईलैंड में। और थाईलैंड लोग तो में जाते ही फंसने के लिए। कोई 14 दफा जा चुका हूँ, हाँ, और इवेंट से रिलेटेड गया हूँ, कभी टीम लेके गए, हाँ। कभी अपना खेलने गए। लेकिन मैं- वेगस की कोई, वेगस अपनी जगह, वो थाईलैंड कुछ भी नहीं है बच्चा वेगस उसके के आगे, आगे, हाँ, कुछ ऐसे भी ही नहीं है, है वेगस। तो बोल रहे हैं आप एक ऐसी सिटी है। अच्छा, वो वेगस वो जगह है जहाँ बिलियनर्स आते हैं सिर्फ 3 कामों के लिए, हाँ, वो अय्याशी करने के हाँ, लिए या जुआ खेलने के ऐसे लिए। ही है, उनको मशहूर सिर्फ है इस चीज के लिए। हाँ, तो वो वेगस में तो माहौल ही ऐसी है ना, मतलब हाँ। आपको बहुत अप्रोच होती है वहाँ पे, हाँ, बहुत। और आप जैसे बंदे को तो यार कहाँ अप्रोच नहीं होगी। हाँ। लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि पता है हमें शायद ये पॉडकास्ट भाभी भी देख लें, हाँ। तो हम ज्यादा घुसते नहीं नहीं, हैं। वो देखिए मैं उस वक्त वरना हम जरूर घुसते। देखिए मैं वेगस में था तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ। तो मेरे जहन में कहीं ये तो कैसी जगह होगी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। हाँ, कोई ऐसा फेरामोंड स्ट्रीट है हाँ। वहां पे एक बहुत डाउनटाउन में बनी हुई है फेरामोंड स्ट्रीट, बड़ी जबरदस्त स्ट्रीट है, जी, जी। बहुत आउट क्लास, मतलब दिल। वाह, वाह। वहां जाके बड़ा अच्छा लगा यार, क्या माहौल है, क्या जबरदस्त, चिल कर रहे हैं सब वहां पर। हाँ, किसी को किसी से कोई कोई मकसद परवाह नहीं, ये कोई। बात। सबसे बड़ी बात ये होती है सबसे वहाँ। मुझे भी सबसे अच्छी चीज लगती है, वो परवाह नहीं करते कि आपके पीछे कौन है, आपके साथ कौन अच्छा, है। और बड़े बोल्ड लोग हैं, वो हाँ। आपसे बात भी करते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप बात करें उनसे, बैठे उनके साथ हंसे बोले। हाँ। उनके यहाँ ये सोच नहीं। अच्छा, वो स्टॉकिंग को बुरा समझते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा। अगर आप घूर रहे हैं उनको तो वो बोलेंगे, वो फौरन समझ जाएंगे कि ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी है। हाँ, अगर आप स्टॉकिंग नहीं कर रहे उनको और आप अपने नॉर्मल हैं, तो वो खुद ही आपके पास आते हैं आपसे चल बात के कि करते यार हैं। यार हाँ। जबरदस्त, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे ही है, पिक्चर्स ऐसे ले ही रहे हैं, है। फिर वो आपके साथ खा पी लेंगे, घूम हम्म। फिर लेंगे। तो ये सीन तो वहां पे नॉर्मल है। सही बात है, और फिर हम ज़्यादा इसकी डिटेल में मजीद नहीं जाते। अच्छा, और रमीत, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप करंटली, हम क्लोज करते हैं सेशन को, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। करंटली आपका कोई स्टूडेंट बनना चाहे तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम यहाँ पर चला सके, जो आपसे राब्ता, किस तरह से लोग करें आपका स्टूडेंट बनने के लिए? एक तो मैं तो बन रहा हूँ, और जो स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं आपके, वो कैसे आपसे राब्ता करें? देखिए, मेरे इंस्टाग्राम है रबीज इब्राहिम खान प्रो के नाम से, और ये लगवा दीजिएगा जो हमारे जो वीडियो हाँ, जो है। फेसबुक है और मेरा कांटेक्ट नंबर है, जी। इस पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इस पे जो है आप बिल्कुल, मैं तैयार हूँ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए। और अगर आपको कोई फाइनेंस करना चाहे, आपको बोले कि रमीज यार मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप जिम खोले, मेरे में पैसा मैं लगाता हूँ, तो इस तरह की पार्टनरशिप की भी कोई वो है? बिल्कुल है। मैं बहुत मशहूर मेरे जिम की चेन है RIK फिटनेस, और जिसके ऑलरेडी बहुत रिजल्ट, 3000 के करीब ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है कि हमने लोगों को चेंज किया है। अच्छा, ओके, ट्रांसफॉर्म किया है। तो जिसमें 2000 और जेंट्स हैं और 1000 फीमेल्स हैं। तो उसमें लड़कों से लड़की बना दिए, लड़कों से कितना चेंज किया नहीं, उसमें देखिए उनके गोल्स को अचीव कराया। जो उनके गोल्स होते हैं कि लड़की कहती है कि मुझे अपना फिगर अच्छा करना है, वेस्ट कम कर दें और फिगर अच्छा करना है भाई आपका, क्योंकि लड़कियां और भाभी का बड़ा वो दिल है आपको बर्दाश्त, मतलब क्योंकि जो काम है ना, आपको तो खैर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे भी कुछ ट्रेनर दोस्त हैं, तो वो उनका अलग ही शौक है, आप यकीन समझ गए होंगे भाई, उनका जिम से ताल्लुक है। और जिम एक ऐसा अड्डा, आप समझ रहे हैं बात, जहाँ पे कपल्स बनते हैं, जहाँ पर मैं सॉरी मैं तो कहना पड़ रहा है, लेकिन वो एक अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सर नहीं करते ऑफ कोर्स, लेकिन एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लोग जिम खोलते हैं इसलिए
ताकि वहां से शिकार पकड़ सकें। हाँ, और ऐसे बड़े ही। क्योंकि वो मॉडर्न टाइप के लोग बस होते हैं वहां ऐसे पर, तो वो बुरा नहीं मानते, ऐसा मशहूर है। ऐसे ही है। तो ये इसमें तो आप कैसे बचते हो यार? बस चल छोड़ें, देखें, यूज टू, मतलब Used मेरे to। लिए यूज टू हो गया। जब मैं वेगस गया हूँ ना तो मुझे ये सब बेकार अरे लग रहा है। ये बात भी सही बोली आपने, सब कचरा लगा। अरे यार ये क्या? कोई मयार नहीं है यहाँ कोई का। में ये बात तो मुझे भी हाँ। बाहर जाके एहसास होता है। हाँ, तो अब इसको हम क्लोज करते हैं। रमीज, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हाँ। और एक छोटा सा हमारी तरफ से एक लव जस्टर है, और Thank you. कोरू कंसल्टेंट की तरफ से जो आप कोई मैसेज देना चाहें, जो आपको हमने अनाउंस किया है कि आपका जो सारी इमिग्रेशन कैटेगरी है EB1 की, वो सारे गवर्नमेंट की फीसेस और सारे जो तमाम तर जो आपकी एग्जाम कर लिया जाएगा, इंशाल्लाह आपका प्रोसेस करेंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कोरू कंसल्टेंट का, और आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है और कहीं भी जाना है और किसी कंट्री विजिट करना है, क्योंकि इनकी जो ट्रैवल एजेंसी मैंने खुद विजिट की है, इमिग्रेशन फर्म है, और इनका काम को छोटे लेवल पे नहीं अच्छे लेवल पर है, और रिलायबल लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीट करेगा या करेगा। तो इन्होंने मुझे जो ऑफर की, आज मुझे खुशी हो रही है कि चलो कोई तो मेरे लिए खड़ा हो रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है मुझको, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। शायद हमारे अपने भी सो गए, कराची वाले भी सो गए, कहाँ हैं पता नहीं। आज ये कराची से हैं और इन्होंने इतनी अच्छी ऑफर की कि विद फैमिली जो है अगर मेरा ये काम हो जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये कोई सस्ता काम नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच एहसन भाई, थैंक यू कोरू, और अल्लाह पाक जो है आप लोगों को तरक्की दे और आगे बढ़े आप लोग। तो ये देखिए, आप टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो हमारी वीडियो रिलीज होगी उसके बाद, अल्लाह ने चाहा तो विद इन 6 और 8 मंथ्स, ये प्रोसेस क्या होता है मैं समझा दूं थोड़ा थोड़ा, ताकि जो देख भी रहे हैं उनको भी समझ में आए और रमीज भाई को भी आइडिया हो जाए। सबसे पहले इसमें पिटीशन अप्रूव होती है, तो सबसे पहले हम पिटीशन डालेंगे USCIS में, और उसकी पिटीशन अप्रूव होगी, उसके बाद हम वीजा फाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीनों में कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद जो वीजा फाइलिंग की जो डेट होती है वीजा बैकलॉग के हिसाब से, वो देखनी पड़ती है। तो मुमकिन है 1-1.5 साल में पूरा प्रोसेस हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो इसकी स्टार्टिंग करने लगे फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। और थैंक यू सो मच रमीज साहब, आप आए, अप्रिशिएट इट, इट वाज ऑनर टू हैव यू, और बहुत मजा आया। और हो सकता है हम दोबारा आपको तकलीफ दें, वैसे तो अब तो मुलाकात रहेगी, वैसे भी आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफिस, और चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया हो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।